नमस्कार, आदाब। मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम आप देख रहे हैं यंग आइकन और मैं हूं आपके साथ गुलिशा। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो खुद एक पत्रकार रह चुकी हैं। अन्ना आंदोलन से वो जुड़ी रही, आम आदमी पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया है और अब वो बीजेपी की बेबाक प्रवक्ता है। और ज़्यादा वक्त नहीं लेती हूँ आपका और आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो उनका नाम है शाज़िया इल्मी। नमस्कार, सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही एक पत्रकार रह चुकी हैं आप और अन्ना आंदोलन से आप जुड़ी रही, आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया है, लेकिन क्या वजह रही कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया? देखिए, आम आदमी पार्टी की मैं फाउंडर मेंबर रही हूँ और हम लोग ने अन्ना हज़ारे मूवमेंट में एक तरह से गोता लगाया और उसमें बाकायदा गहराई तक गए समझने के लिए कि क्यों ज़रूरत है एक एंटी करप्शन बिल की, एक लॉ की। और इसलिए हम लोग साथ जुड़े और उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए और सबने मिलकर एक बहुत ही कामयाब आंदोलन को बनाया, जिसके चलते बाकायदा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को बैठना पड़ा। एक जॉइंट मीटिंग हुई जब उन्होंने जो भी हमारे मांगे थी उन पर उनको सुनना पड़ा, गौर करना पड़ा और उस पर जवाब देना पड़ा। ठीक उसके बाद आम आदमी पार्टी बन गई। अन्ना इसके हक में नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम लोग वाकई में बात कर रहे हैं बदलाव की तो हमें पार्टी बनानी चाहिए। तो मैं अरविंद जी की टीम में एक तरह से चली गई। किसी की मंशा नहीं थी और अरविंद केजरीवाल खुद बाकायदा कहते थे कि हम लोग कभी भी पार्टी नहीं बनेंगे। तो जब पार्टी बनी और मुझे बुलाया गया और मैं उसकी फाउंडर मेंबर रही, तो शुरुआत में तो यकीन नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें लगा कि वाक़ई में ये लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अरविंद मेरे भाई की तरह से हैं और अन्ना जी मेरे पिता समान थे। तो मैंने लगातार सब कुछ छोड़-छाड़ कर, बावजूद इसके कि मैं किसी भी बड़े चैनल में काम कर सकती थी, मैं ऑलरेडी काफ़ी जानी-मानी न्यूज़ एंकर रही हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि भई आप प्रसिद्धि के लिए आई या टीवी के सामने आने के लिए आई, उसका बिल्कुल उल्टा सही है, क्योंकि मैं तो सब छोड़-छाड़ के आई थी, क्योंकि वहाँ तो मैं तो ऑलरेडी मीडिया एंकर रही थी। मेरा तो अपना अपना ख़ास प्रोग्राम था एक बहुत ही बड़े चैनल में, सब जानते हैं, सबने देखा है। पर मुझे लगता था कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है और एक बहुत ही परेशानी होती थी देख-देख कर करप्शन की खबरों को। और मैं सोचती थी ये अलग-अलग नेता हैं और जिन जिन कौमों का समुदायों की वो बात करते हैं, जिनको वोट बैंक बनाकर खुद सत्ता में आए हैं और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन जो लोग हैं या तो सीधे-साधे हैं या उनको समझ नहीं है इतनी कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात मेरे ध्यान में रहती थी। तो मुझे लगता था मैं कुछ और करूँ हमेशा। एक एक कश्मकश में रहती थी और लोग कहते थे भई इतना इतना अंतर्द्वंद क्यों? क्यों भई आप नहीं रहना चाहती हैं? बड़ी जॉब है, सब अब जब आप एंकर होते हैं एक बड़े चैनल में तो आप भी जानते हैं उतने सालों से, तो ज़ाहिर है लोग सोचते हैं आप क्यों छोड़ना चाहेंगे और क्यों इसी फ़ील्ड में रहना नहीं चाहेंगे। लेकिन मुझे लगा है कुछ करना है और मुझे सच में लगा ये देश के लिए ज़रूरी है और इस वजह से मैं आई अन्ना हज़ारे आंदोलन में। बहुत जल्दी मैंने देखा, सबसे शुरुआती दौर में मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन में आई और मैं सबसे पहली थी जिसने आम आदमी बनने के बाद उसको छोड़ा। उसके बाद आपने देखा किस तरह से जूते मार-मार कर प्रशांत भूषण जी को, योगेंद्र यादव जी को सबको निकाला गया। राज्यसभा की लालच देकर कुमार विश्वास को रखा गया। फिर जब वो नहीं मिली उनको वो भी छोड़ के चले गए और फिर बिछड़े सभी बारी-बारी। भारतीय जनता पार्टी में आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप अपने बेबाक तरीके की वजह से जाने जाते हैं, आपको शब्दों की जो पहचान है वो एक अलग है। तो ऐसे में कोई कभी बाउंडेशन हुई है, क्योंकि बीजेपी कई सारे ऐसे संगठनों से जुड़ा हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि हमें वहाँ पे लिमिटेड शब्द बोलने हैं या खुल के आप नहीं बोल सकते हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ है? 2 चीज़ें यहाँ पे। मैं एक पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ उनकी और उनकी एक टीम की एक सिपाही हूँ और मैं अपने को वाक़ई में अपने एक राष्ट्रवादी सिपाही ही मानती हूँ। मुझे लगता है यही मेरा मकसद है और मुझे लगता है भाजपा का भी यही मकसद है। तो वो उस मकसद को लेकर उस मकसद से और उस रास्ते से मैं ज़रा-सा भी डाँवाडोल नहीं होना चाहती, ना इधर ना उधर। तो जब तक मैं इस रास्ते में चल रही हूँ, मेरे लिए बिल्कुल क्लैरिटी है। मैं भाजपा के लिए बोलती हूँ, मैं और संगठन जो भी हों, चाहे करीबी ना हो, मैं उनके लिए नहीं बोलती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, जो उसको लेकर गिले-शिकवे हैं, उसके मुताल्लिक़ बात करती हूँ। मुझे लगता है ज़रूरी है कि पहुँचाना इस बात को, इस संदेश को देना, पैगाम देना और लोगों में भी, ताकि जो जो भी बातें हो रही हैं, मोदी जी के बारे में या भाजपा के बारे में, जैसे मैंने कहा गिले-शिकवे हैं, जो शिकायत हैं, जो एक माहौल बना है, कम से कम मैं उस दूरी को कम करने में अपना रोल निभाऊँ।
एक सेतु की तरह वहाँ पे काम करूँ। शाज़िया जी, आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं हम, कानपुर चलते हैं अब। और कानपुर से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, एक मुस्लिम फैमिली से हैं आप, मौलाना फैमिली से हैं आप। तो ये सफ़र कितना मुश्किल रहा, क्योंकि रुकावट रास्ते में बहुत सी आई, लेकिन आप एक के बाद एक रास्ते आप क्रॉस करती गईं और आज आप यहाँ इस पार्टी के साथ जुड़ी। तो ओवरऑल ये जर्नी कैसी रही, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए हमें? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये मंज़िलें हैं कौन-सी, ना हम समझ सके ना तुम। कौन सी ताकत मुझे यहाँ तक लाई है, वो कौन सी एक कराह थी जो दिल में थी, एक चाहत थी, एक ख्वाहिश थी, जो मुझे कानपुर की चमनगंज की गलियों से लेकर यहाँ पे जिसने मुझे बिठा दिया है और आप सबके सामने मुझे रूबरू होने का मौका दिया है। तो मुझे मालूम नहीं वो कौन सा मुआवज़ा है, वो कौन सी ताकत है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो मुझे यहाँ पे लाई है। मौलाना मेरे वालिद साहब, हमें अब्बा मौलाना इसाक इल्मी साहब की बेटी हूँ, जो देवबंद में जिनको इल्मी का खिताब मिला था। सोचिए, मैं उस घर से हूँ जहाँ पे अब्बा को मिला था और जिन्होंने बाकायदा देवबंद में वो आलिम माने गए थे, और ये खिताब के तौर पर हमारा हमारा लास्ट नेम है, जहाँ तक बात है इसमें शरीफ की। और आप सोचेंगे कि कानपुर के चमनगंज इलाके में, जो पूरी तरह से एक मुस्लिम बहुल का इलाका है, और वहीं पर सारी परवरिश हुई। मेरे घर के आसपास सभी जो बड़े थे, अम्मी से लेकर जितने भी रिश्तेदार थे, हमारी मुआनी हों, हमारी खाला हों, हमेशा मैंने उनको बुरक़ों में देखा है। घर के बाहर निकलती थी, फ़ौरन मतलब ऑटोमेटिकली सर से दुपट्टा मेरा हो जाता था, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आप भी जानती हैं गुलिशा। तो और घर के अंदर भी बहुत पाबंदियाँ थीं, ज़ाहिर सी बात है। हमको पता होता है जब हम उन घरों के में हमारी परवरिश होती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितना हम बोल सकते हैं, वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसको हम पार नहीं कर सकते या कर सकते हैं। तो बच के चलता है इंसान। एक बच्चे को हमेशा इसका आभास होता है। बार-बार जो पूरा समाज या माशरा आपको टोकता है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलो, ये क्यों हँस रही हो ज़ोर से, दुपट्टा ठीक से पहनो, नज़रें झुका के बात करो, भाई के लिए चाय बना के लाओ, ये क्या बैठी-बैठी इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से क्यों हँस रही हो, यहाँ से कूद फांद रही हो, समझा करो, बड़ी हो गई हो। तो इस तरह की बातें और हिदायत मिलती रहती है, आप भी जानती हैं गुलिशा इस बात को। और घर में भी लोग आपको टोकते रहते हैं हमेशा, बाहर जाएँगे तो आप यही देखते हैं, और अब औरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये जो मेरी एक चचाज़ाद बहन है या कुछ, ये कितनी अच्छी है इन सब चीज़ों में, लेकिन इसे कभी मौका ही नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी बहनों के साथ रिश्तेदारी में हैं, या तो मुझे देखकर बहुत घबराहट होती थी। और मैं सोचती थी, जैसे कि मेरी एक बहुत अच्छी एक हमारी थी एक चंदा आपा, उनकी बेटियां, तो 6 बेटियां थीं, ज़ाहिर है परेशान रहती थीं। तो एक बेटी की उन्होंने शादी, जो बहुत कम उम्र की थी, उस वक्त से 15-16 साल की थी, उन्होंने ये शादी पाकिस्तान में किसी से सगाई की और मंगनी की, और फिर शादी का वो दिन था। और ये बहुत ही अच्छी फ़रहीन, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, डर डर के मेरे पास आई कि मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ शाज़िया कुछ करो। हम लोग तो दोस्त लोग थे, और मुझे समझ में नहीं आता, तो उन दोनों बड़े बड़े काले रंग के फ़ोन होते थे, रोटरी वाले। तो मैंने फ़ोन किया, मुझे लगा, मैंने पढ़ती थी, येलो पेजेस होते थे कि कहाँ पे, और हमारा अखबार था, तो मैं दफ्तर गई चुपके चुपके से। और मैं खुद ही ऐसी 14 साल की रही होंगी, 14-15 साल की। तो मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि पुलिस का ये थाने का नंबर है। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने कहा हमारे घर में कुछ गलत चीज़ हो रही है, देखिए, क्योंकि इश्तिहार आते थे दूरदर्शन में कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और ये लीगली ये ज़रूरी है। तो मैंने कहा देखिए गलत हो रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, आप प्लीज़ आइए। तो वो भी हंसने लगे, जो पुलिस में थे, जो भी जिसने भी फ़ोन उठाया। बोले बेटा तुम कहाँ हो, किस घर से हो? मैंने बताया। बोले जाओ अपने अम्मी अब्बा से बात करो, रहने दो। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा कोई बच्चा ऐसी शिकायत कर रहा है। पर तब से मेरे मन में इसको लेकर तकलीफ़ थी। और जब उसका वो भी हो रहा था, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बात यह है कि जब निकाहनामा होता है, आप जानते हैं, तो बाकायदा पूछा जाता है, इजाज़त ली जाती है। तो जब कबूल है, और बाकायदा वकीलों के सामने ये होता है, जब ये पूछा जा रहा था तो उसने कहा भी नहीं कि कबूल है, वो बस कुछ उसको सब पुश करने लगे। मतलब 2 मर्द वहाँ पे थे, और एक मौलवी साहब थे, और पूछ रहे थे फ़ला फ़ला इससे तुम्हें अपना ये रिश्ता कबूल है? तो उसने कुछ बोला नहीं, तो सब उसको ऐसे अरे बोलो, अरे बोलो। तो हाँ ऐसे कुछ उसने बोला, मतलब कुछ आवाज़ निकली, बोले कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो क्या लड़की के हक़ रह जाता है? मतलब जो हक़ इस्लाम में दिया गया है, लेकिन समाज नहीं दे रहा है।
और डर के मारे कोई बोलता भी नहीं है कि अम्मी हैं, खाला है, पूरा की पूरा माशरा है, कैसे बोलेंगे, कैसे हिम्मत कर पाएंगी बच्चियाँ। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। हमारी ज़ुबैदा खाला आती थी, उनकी बेटियाँ आती थीं और सबके शौहरों ने छोड़ रखा था और बेचारे अच्छे घरों की होती थी, लेकिन कहती थी कुछ काम दे दीजिए। अम्मी से कहती थी हमारे आपा कुछ काम हमें दे दीजिए, कैसे होगा। मैं सोचती थी कैसे इनके मर्द इनको छोड़ सकते हैं इतने बच्चों के बाद और एक और शादी कर सकते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था इस बात को लेकर। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपसे मुसलमानों की बात क्यों करती हैं, हिंदुओं में भी ये होता है, पारसियों में भी ये होता है, सिखों में। मैंने कहा क्योंकि मेरी परवरिश वहाँ हुई है, जिसको मैं जानती हूँ, जिससे मुझे घबराहट होती है, जिस चीज़ से मुझे दुश्वारी है, मैं उसी के लिए तो बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। और इसीलिए और सिर्फ इसी वजह से मैं उस जगह में हूँ जहाँ मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ, कानूनी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी। शुरू से ही आप निडर रही हैं, मतलब एक कुछ काम करने का जुनून था आपके में, जो आपने कर दिखाया है। जी, जुनून तो ज़रूर था। और ऐसे में आपने, जैसे आपने जिक्र किया, आपने बताया कि ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है मुस्लिमों में कि तलाक वाली जो प्रथा है, भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक जब ये कानून को लेके आए तो काफ़ी लोग इसके खिलाफ रहे, मतलब कई अपोजिट पार्टियां हैं जो इनके खिलाफ रही। साथ में अगर यूसीसी की बात करें तो अभी भी उसके खिलाफ हैं लोग, और हिजाब को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी होती रहती है। अभी हाल ही का एक केस था, राजस्थान की एक लड़की अपने वालिद साहब के साथ बैन पर, ये धरने पर बैठी थी कि हिजाब को बैन होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें आज भी मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ के पीछे आपका क्या नज़रिया है? देखिए, खुद ब खुद हमको भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है, कितना ज़रूरी है तरक्की करना खुद के लिए, क्या ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ बदलना है हमको। और एक हम ऐसी एक रिवाज से हम लोग जुड़े हुए हैं जो कुरान जिसको बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं मानता है, वो मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं मानता है कि ये लाजमी है कि हो, उसका ज़िक्र अलग तरीके से किया गया है। लेकिन यहाँ पे उसको एक बंदिश बना देना और उस पर इतना ज़ोर देना कि सियासत उस पर होने लगे और कुछ पार्टियाँ ये कहें कि पहले हिजाब फिर किताब। अब सोचिए, कुरान शरीफ बहुत साफ़ तौर से कहता है इकरा, पढ़ना, गौर करना, समझना। और जब कुरान शरीफ ये कह रहा है और बाकी जो कुरान की बात करते हैं और उसके दलीलें देते हैं, दुहाई देते हैं, वो इसके बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो और हिजाब की प्रथा अगर देखेंगी तो वो इस्लाम से भी पहले एक प्रीडेटेड है और मज़हबों में रहा है। तो इस्लाम से पहले की एक रिवायत ये रही है और जगहों में। लेकिन आपने देखा और समुदायों में भी बदलाव आया। अब जब आप एक बच्ची को, आप छोटी सी बच्ची को जिसके पास चॉइस नहीं होता, अब उसको आप कहते हैं आप हिजाब पहनो, अब वो देखती है कि अपनी बहनें उसकी पहने हैं, उसकी अम्मी पहने हुए हैं, उसकी सारी खाला फुप्पो सब पहने हुए हैं। वो बाहर जाती है, अब देखती है कि शादी हो रही है घर में तो मर्दाना जनाना है, ये ना करो, तो वो अलग समझती है अपने आप को। उसको लगता है कि उसके जिस्म के वजह से इतना ज़्यादा बदलाव है उसमें और लड़कों में कि कुछ चीज़ें उसके लिए हैं नहीं, उसके ख्वाब उसके नहीं होते। फिर उसको डर लगता है कुछ अपने लिए बड़ा सोचने से भी, क्योंकि वो उसका अपना शरीर ही उसका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसको एक तरह से उसको अपना सर को कवर करना पड़ता है। तो वो इनेबलर में उसको नहीं मानती, वो आपको अलग थलग एक कर देता है। अच्छा, मैं समझ सकती हूँ कि अपने चॉइस से एक उम्र के बाद एक कोई चूज़ करे, लेकिन जब और आप कह सकते हैं वो प्रो चॉइस है, लेकिन जब बहुत कम उम्र में उन जगहों से आप गुज़र रहे हैं, उन गलियों, तंग गलियों से, मोहल्लों से, उन घरों से आप निकल रहे हैं जहाँ पे हर तरह की फप्ती कसी जाती है और आपको शर्मसार किया जाता है कि आपने बुर्का नहीं पहना और किस तरह की लड़की आप हैं, और आपकी जो मोरालिटी और आपकी वर्चुओसिटी कि आप में कितनी शराफत है, उसको जज किया जाता है कि आप बुर्का पहने कि नहीं। तो वो चॉइस का मामला नहीं रहता है, उसमें कहीं ना कहीं जबर है, ज़ोर है, ज़बरदस्ती है और माशरे की एक ज़िद है कि लड़कियों को ऐसी रखा जाए, जिससे मुझे बहुत ही एतराज़ है। मतलब और मैं समझती भी नहीं हूँ इसकी लॉजिक कि आप पूरा, अब मॉलडीव्स में आपने देखा था उन मिनिस्टर्स की फ़ोटोग्राफ, भाई सब हैं पूरा मेकअप करे हुए हैं, सिर्फ ऐसे बाल आपने कर दिए हैं, आपने सर ढक दिया है। तो भाई अगर आपको इतना सादा बनना है तो आप, मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, आपने इतना मेकअप लगाया हुआ है, बाल बांधे हुए हैं, ये इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाई रहने दो, ये मेरे जो केश हैं, जुल्फ़े, आप जो भी कहना चाहेंगी, ये खुली हवा में, आबो हवा में उनको जीने दो, सूरज की रोशनी पड़े
उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर क्या कहेंगी? क्या लगता है यूसीसी लागू होने पर मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या कुछ होगा या इनको फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं। सारी आप डेमोक्रेसीज देखिए दुनिया भर में, वहाँ पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ज़्यादा क्रिश्चियन और मुसलमान रहते हैं। आप देखेंगे सब डेमोक्रेसीज में जो भी लोग आते हैं वहाँ का कानून मानते हैं। एक तरह से शादी हो, शादी का रजिस्ट्रेशन हो, डिवोर्स के लॉज के बाद महिलाओं को क्या मिलता है, इनहेरिटेंस के तौर पर, जायदाद के तौर पर, संपत्ति को लेकर, गोद लेने की क्या इजाज़त है कि नहीं है। तो आप बताइए, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, एक परिवार में बहुत से सदस्य हैं। जैसे मेरे घर में तो माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, ज़्यादा भाई बहन हम लोग हैं, तो कुछ सदस्यों के लिए अलग कानून, कुछ के लिए अलग, जबकि देश का आइन इसको लेकर बहुत क्लियर है। जब देश का हमारा कानून पूरी तरह से कहता है कि सबकी बराबरी है, और कुरान शरीफ भी मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसमें ऐसी बातें हैं कि वो मुझे कहीं रोकती नहीं है, तो मैं क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़कर अपने लिए जो ज़्यादा मुझे मिल सकती हैं, अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, जो अगर उनको समानता मिल सकती है या कानूनी तौर से मदद मिल सकती है ज़िंदगी में, तो मैं इससे क्यों इनकार करूं? और क्यों मर्दों को इससे प्रॉब्लम होता है? अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि भाई जाहिर है अपना धर्म है, मज़हब है और पर्सनल लॉ इसी के लिए वह है, सब वो भी सही है, सही कहती हैं आप। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी, जहाँ तक क्रिमिनल कानून है उसको तो आप मान लेते हैं, उसको लेकर तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। आप तो कहते नहीं है यहाँ पे कि मेरा हाथ काट दिया जाए, या फलाना हमारे जो मुसलमान भाई हैं अगर कुछ चोरी चकारी करते हैं तो कोड़े उनको मारे जाएं, उसमें तो आप मान लेते हैं, उसमें तो आईपीसी आपके लिए सबसे वो है। लेकिन जब बात आती है औरतों की, तो आपको पर्सनल लॉ में आपको यकीन हो जाता है, आप चाहते नहीं उसमें कोई तरह की बराबरी हो। तो ये तो दोहरे मापदंड हुए ना, ये हिपोक्रेसी हुई। जहाँ तक बात है आपके कानूनों की, मैं मुसलमानों से भी कहना चाहती हूँ ख़ासतौर से बात कि क्रिमिनल लॉ में तो आप सारी बात को मानते हैं, देश का कानून सबसे ज़्यादा है आपके लिए, वहाँ पर तो आप शरीयत का जिक्र भी नहीं करते। आप कभी नहीं कहते कि कोड़े होने चाहिए, हम जेल क्यों जाएंगे, या हमारे हाथ काट देने चाहिए, हम इसका मांग कर रहे हैं, वो तो आपने मान लिया। तो शाहज़ा जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे। अभी इस तरह की जो खबरें और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं कि इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, चाहे महरौली की बात करें, अब जैसे ज्ञानवापी में जो फैसला आया, और इस तरह की बहुत सारी जो खबरें आती रहती हैं सामने, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? अभी हाल ही का हल्द्वानी का आप देखिए, वहाँ पे जो बुलडोज़र कार्यवाही हुई है उसमें इबादत गाह को, दरगाह को तोड़ा गया, उसके बाद किस तरह का माहौल बन गया है। तो एक मुस्लिम नेता होने के नाते आपका इस पर क्या नज़रिया है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है हमारे यहाँ, और एक मुसलमान नेता होने के नाते भी, और एक भारतीय होने के नाते भी, और भाजपा के भी एक प्रवक्ता होने के नाते मुझे लगता है कि जो देश का कानून कहता है उसके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। ये कानून हम सबको, हर एक नागरिक को पूरी तरह से महफूज रखता है, सिक्योर रखता है, और इसीलिए हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं। इसीलिए जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के लोग कहकर जो पूरा आपने देखा कानूनी जंग छिड़ी, उसका जब नतीजा आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ, तभी जाकर राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये सब बातें सोच समझकर, और हर एक पार्टी को भी कानूनी तौर पे चलना चाहिए। और आप हल्द्वानी में जो वाक़या हुआ है उसको जोड़ के उससे ना देखिए। एक अवैध कोई निर्माण हो वो अलग बात है, और एक पुरानी इबादत गाह की जगह हो उसकी अलग बात है। तो हर चीज़ को हम लोग ये भी होता है कि हर चीज़ को हम एक ही नज़रिए से देखते हैं, तो हम इश्यूज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं। जो चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां कर रही है, ऐसे में मुस्लिम्स के लिए क्या कुछ खास है, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ खास स्कीम लेके आने वाली है? देखिए, जहाँ तक बात है मुस्लिम महिलाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो जो असली कहते हैं ना अकलियतों में भी जो महिला है, जो औरत है, जो हमारी बहन है, उसके लिए बहुत कुछ किया है। और यूसीसी की तो खैर अभी बात उत्तराखंड से ही शुरू हुई है, लेकिन आप देखेंगे पूरा ट्रिपल तलाक का कानून, आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स हैं, आप देखेंगे किस तरह से मुस्लिम बच्चियों का जो ड्रॉप आउट रेट था वो कैसे कम हो गया है, 70% से 40%, यानी कि 30% ज़्यादा बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में। अपने आप में बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हैं, कामयाबियां हैं। इसके अलावा भी चाहे आप देखेंगे अलग अलग कानून जो जिसमें पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर एक मुसलमान के एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है,
और हमें आज सही रास्ता दिखाता है। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि इन चुनावों में जो चुनाव होने वाले हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को एक योद्धा की तरह, एक सिपाही की तरह हमेशा देखती हूँ, और इसीलिए मैंने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किया है उसके अलग अलग रास्ते रहे होंगे, लेकिन वो जो काम था, जो मेरा कंटेंट था, जो मैं कहना चाहती थी, वो एक ही रहा है। तो आप जो बात कहना चाहते हैं, जो उसका आप इजहार करना चाहते हैं, वो वही रहा है। उसको कहने के तरीके बदल गए हैं, कभी बतौर पत्रकार, कभी बहैसियत एक्टिविस्ट, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी करके। तो जो भी मैंने सोचा है और वो मेरे विचार बदले बिल्कुल नहीं हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे मुझे काम करना है, और मुझे सच में लगता है कि बहुत ही अच्छे हमारे प्रधानमंत्री, बहुत दिल से जो उनका मंत्र है, जो सुशासन का जो हमारा पूरी जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें पूरी तरह से वो खुद यकीन करते हैं। और इसीलिए जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। सीएम से लेकर डीएम से लेकर आपके तहसीलदार, पटवारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता। तो शाजिया जी, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप यंग के लिए एक आइकन हैं, यूथ के लिए एक आइकन हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपको अपनी सोच के अनुसार आगे बढ़ना होगा। बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन आपको खुद अपने लिए ओरिजिनल तौर पर हर एक चीज़ को एक तरह से उसका वज़न देखकर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। मैं अपने सारे जो युवा मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मैं उन सबसे कहूँगी कि आपकी अपनी सोच क्या है, ख़ुद अपने मुस्तकबिल के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या वो सब चाहते हैं जो और लोग आपके लिए चाहते हैं? अपने अंदर झांकिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से एक गहरा रिश्ता बनाइए, और फिर हर एक चीज़ को उसी तरह से आकर अपने लिए एक मुस्तकबिल बनाइए। एक फ़हमीदा रियाज़ की एक नज़्म है जो मैं सुनाना चाहूँगी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रैज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे से ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो मैम शुक्रिया आपका, और ये प्रोग्राम आज हम यहीं पे ही क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।